Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a quick review of chapter 16th, which is the last chapter of your grade 10th. Let's take a quick review of it. जिस स्टूडेंट चैप्टर का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज। सो केमिकल इंडस्ट्रीज में आपको पता होना चाहिए कि क्या काम होता है कि केमिकल इंडस्ट्रीज का काम होता है किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल देखें, ज़मीन से जो खाम तेल निकलता है वो एक रॉ मटेरियल है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं। जैसे उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, केरोसिन ऑयल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है। इसको हम बारी बारी डिस्कस भी करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो इसी तरह सीमेंट की इंडस्ट्री होती है, पेट्रोलियम की होती है, रिफाइनरी जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट फर्टिलाइजर होता है, पेंट की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो बहुत सारी पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। सो हम इस चैप्टर को 4 इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया जाता है। पहले हम बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्वेज प्रोसेस देखेंगे कि वो क्या होता है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे विच इज़ अ फर्टिलाइजर, और लास्ट में हम रिफाइनिंग की बात करेंगे कि जिसमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग को हम स्टडी करेंगे। सो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं कि आखिर ये क्या है और उनका मकसद क्या है। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन में जाने से पहले आपको 2 चीजों की डेफिनेशन और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जरूरी होनी चाहिए, वो है मिनरल्स एंड ओर्स। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड होते हैं, इन्हीं चीज को बस हम मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स की बहुत सारी टाइप्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं आपके लिए आसानी के लिए जो एक मिनरल है जिसको हम हेलाइट कहते हैं, जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये जो हाईलाइट है ये मिनरल है, ये इस मेटल की और इसमें NaCl होता है। सो अब ये देखिए, ये क्योंकि मैंने मिनरल की डेफिनेशन क्या बताई कि नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड है, तो ये देखिए ये मेटालिक कंपाउंड है। यहाँ पे सोडियम जो है वो मेटल है, और क्योंकि क्लोरीन के साथ मिला हुआ है तो ये आयनिक कंपाउंड है। क्योंकि नेचुरली अकरिंग आयनिक कंपाउंड है तो NaCl हमारा एक मिनरल हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं और एक ऐसी मिनरल होती है जिसमें हाई परसेंटेज होती है मिनरल की, और इसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यही फर्क है मिनरल्स और ओर्स में। हर वो मिनरल कि जिसमें से हम रिक्वायर्ड मेटल को सेपरेट कर सकते हो, ऐसी ही मिनरल ओर कहलाती है। अब देखिए जैसे NaCl है, NaCl में से हम सोडियम को अलग कर सकते हैं, सो ये मिनरल ओर भी कहलाएगी। लेकिन स्टूडेंट काफ़ी सारी मिनरल ऐसी भी हैं जिसमें से हम मेटल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो मिनरल तो कहलाएगी लेकिन और नहीं कहलाएगी। सो होपफुली अब आपको मिनरल और ओर में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि गैंग क्या चीज़ होती है। गैंग स्टूडेंट याद रखें कि मिनरल के साथ कुछ पार्टिकल अटैच होते हैं, जिसमें रॉक्स होता है, सैंड होता है, क्ले होता है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो ये मिनरल्स के लिए एज ए डर्ट काम कर रहे होते हैं, यानी इम्प्योरिटीज़ का काम कर रहे होते हैं। तो इसको हमने मिनरल में से अलग करना होता है ताकि मिनरल हमारी साफ शफाफ हो जाए, फिर हम उस मिनरल में से अपनी मेटल को अलग कर सकें। अब स्टूडेंट याद रखें कि मिनरल में से मेटल को अलग करना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है मेटलर्जी। सो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स और यानी मिनरल, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका मेटलर्जी कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अब स्टेप्स जो हैं मेटलर्जी के वो 4 स्टेप्स हैं। पहले हम क्रशिंग, ग्राइंडिंग या पल्वराइजिंग करेंगे ओर की, यानी उसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद हम ओर की कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, यानी जब ओर को देखा कि हम वो ग्राइंड हो गया, पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद हम उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। फिर स्टूडेंट जब इम्प्योरिटीज अलग हो गई, हमारा ओर प्योर हो गया, उसके बाद हमने रिक्वायर्ड मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करनी है। और लास्ट में ये होगा कि जब मेटल हमारी रिक्वायर्ड अलग हो जाएगी तो उसको हमने प्योर बनाना होगा। तो इन 4 स्टेप्स में आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स को स्टडी करते हैं। तो जब आपने मेटल को निकाला, उसको पाउडर बना लिया, पाउडर बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, उसमें से कंसंट्रेशन करनी है, यानी अपनी उसमें से जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग करना है और मेटल को प्योर बनाना है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को पहले डिफाइन भी कर लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम मिनरल बाय फिजिकल मेथड, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा करने के स्टूडेंट 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकती है, यानी ऐसी मिनरल के जिसमें मैग्नेट पार्टिकल हो, यानी आयरन जो कि मैग्नेट के साथ चिपक सकता है। सो ऐसा अगर मिनरल है आपके पास तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपके पास मजीद डेंसिटी का डिफरेंस हो, यानी मिनरल की डेंसिटी और हो और गैंग की डेंसिटी और हो, तो हम साइक्लोन सेपरेशन यूज करेंगे। हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। और फाइनली अगर स्टूडेंट हम फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, अगर आपके पास सल्फाइड की मिनरल हो तो फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होता है। सो बारी बारी तीनों को डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन देखें स्टूडेंट, मैग्नेटिक सेपरेशन में जो आपने पाउडर फॉर्म में बनाया मिनरल को, उसको आपने हॉपर से यहाँ से एंटर करना है। अब हॉपर से आप देखेंगे कि मिनरल आपका एक बेल्ट पे आ जाएगा।
बेल्ट पे जब आएगा तो ये जो पाउडर मिनरल है ये आगे मूव कर जाएगा। याद रखें स्टूडेंट, इसी मिनरल में यानी इसी ओर में आपका गैंग पार्टिकल भी शामिल है जिसको हमने अलग करना है। तो स्टूडेंट याद रखें कि ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करते हुए आएंगे, यानी जो सॉलिड आपका क्रश्ड पाउडर है वो ऐसे मूव करते हुए आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है। सो स्टूडेंट क्या होगा, ऐसे क्या होगा कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स तो यहाँ से मैग्नेट के साथ चिपक के यहाँ पे अलग होंगे। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ से अलग हो रहे हैं और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी वो यहाँ से सेपरेट हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने ज़हन में रखा कि मैग्नेटिक पार्टिकल को हमने नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल में से कैसे अलग कर दिया। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैग्नेटिक सेपरेशन आप यूज़ कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोन सेपरेशन की। साइक्लोन सेपरेशन में स्टूडेंट मैंने आपको जैसे बताया कि गैंग यानी इम्प्योरिटीज़ में और जब हमारी मिनरल्स के पार्टिकल में डेंसिटी का डिफरेंस होगा सो आप साइक्लोन सेपरेशन यूज़ कर लें। साइक्लोन सेपरेशन में क्या होता है कि हाई स्पीड पे एयर यहाँ से पास करवाई जाती है, उसी में आपका यहाँ पे एंटर किया जाता है मिनरल्स कंटेनिंग गैंग पार्टिकल। तो ये दोनों यहाँ से साइक्लोन में ऐसे बिल्कुल तेजी से रिवॉल्व होते हैं। जब स्टूडेंट ये पार्टिकल एयर के साथ रिवॉल्व होंगे तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। वो पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में आके बिल्कुल यहाँ से ऐसे सेपरेट हो जाएंगे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है। और गैंग जिनकी पार्टिकल की डेंसिटी कम है, यानी गैंग जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो एयर के साथ ही स्विरल करके, यानी एयर क्योंकि घूम रही है उसके साथ ही मूव करते करते टॉप से बाहर हो जाएंगे, जिसमें एयर भी होगा और आपके गैंग पार्टिकल भी होंगे। इस तरीके से हमने गैंग को सेपरेट कर देंगे फ्रॉम ओर। फिर स्टूडेंट हम देखते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस याद रखिए कि जब भी आपके पास सल्फाइड की ओर्स होंगी तो उसमें आप फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं गैंग को सेपरेट करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट, बीकर में आपने ऑयल ले लेना है, वाटर ले लेना है और तीसरा इसमें आपने गैंग पार्टिकल जिसमें आपकी ओर है उसको आपने मिला देना है। यानी अब आपका जो बीकर है उसमें चार चीजें हैं, वाटर ऑयल का मिक्सचर भी है, साथ साथ आपकी मिनरल भी है और मिनरल के साथ गैंग जिसको हमने सेपरेट करना है वो भी है। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें क्योंकि सल्फाइड की ओर है, ये खास प्रोसेस है जो कि सल्फाइड की ओर के लिए यूज होता है। सल्फाइड ओर की खास एक पहचान है कि वो ऑयल के साथ जाके अलग से चिपक जाती है। और यहाँ पे गैंग की क्या पहचान है, गैंग की खासियत ये है स्टूडेंट्स कि वो वाटर के साथ जाके चिपकती है। सो हमारे पास देखिए जब वाटर और ऑयल का मिक्सचर होगा तो वो तो आपस में सेपरेट रहते हैं, कभी भी ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते। सो होगा क्या, अब आप देखें कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये सारा आपने गैंग भी है, इसमें चार चीज़ें हैं, गैंग भी है, वाटर भी है और ऑयल भी है। यहाँ से आप स्टूडेंट कंप्रेस एयर को मूव करेंगे यानी एंटर करेंगे। जैसे ही कंप्रेस एयर इन होल में से बाहर आएगी तो ये वही काम होगा जैसे हम किसी कोक में या पेप्सी में अगर आप एयर को एंटर करते हैं थ्रू योर माउथ तो आप देखते हैं सारे पार्टिकल आपस में अचानक मिक्स होने लग जाते हैं। सो यही प्रोसेस यहाँ पर होगा, ये सारे के सारे पार्टिकल्स यानी सब वाटर भी ऑयल भी सारे आपस में मिक्स होंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो टॉप पे आ जाएगा और वाटर नीचे बैठ जाएगा। अब क्योंकि ऑयल के साथ क्या चीज अटैच हुई हुई है, ऑयल के साथ सल्फाइड की और अटैच हुई हुई है तो वो भी टॉप पे आ जाएगा। अब जो टॉप पे आ जाएगा तो ये एक झाग सा बन जाएगा, इस झाग को आपने यहां से सेपरेट कर लेना है और वाटर जो नीचे बैठ गया था उसके साथ मैंने आपको बताया गैंग पार्टिकल उसके साथ अटैच हुए हुए हैं, तो यहां से गैंग पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे और ऑयल के साथ आ जाएगा आपका और स्टूडेंट बाद में हम उसी और में से ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं, हमारे पास टेक्निक्स हैं। सो मेन पर्पस ये था कि गैंग यानी इंप्योरिटीज में से हमने अपने पार्टिकल्स को और के पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। जब आप कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम मेटल को अलग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट तीन स्टेप हैं। रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या होता है कि मिनरल्स को हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो प्योर मिनरल है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं हीट करने के बाद। उसके बाद स्टूडेंट स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है। स्मेल्टिंग में हम मेटल को रिड्यूस करते हैं यानी हम मेटल को अलग कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जब मेटल अलग हो जाती है तो फाइनली हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग का पर्पस होता है कि आप अपनी मेटल को प्योर बनाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रोसेस जो कि है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस याद रखें सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है और सोडियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि ग्लास वेयर्स बनाने के लिए भी यूज होता है। सो आइए पढ़ते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस में स्टूडेंट सबसे पहले आपको चाहिए ब्राइन। ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर। फिर आपको चाहिए होता है अमोनिया यानी जिसका फॉर्मूला NH3 जो कि गैसियस स्टेट में होता है। इन दोनों को आपस में मिलाना है। जब आप ब्राइन और अमोनिया को मिलाएंगे तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे अमोनिएटेड ब्राइन। अब स्टूडेंट याद रखना है कि अमोनिएटेड ब्राइन में तीन चीजें हैं, NaCl भी है,
वाटर भी है क्योंकि ये चीज़ ब्राइन थी, और प्लस उसमें थर्ड चीज़ क्या आ गई, अमोनिया आ गई। तो ये तीन चीज़ें आपकी कहलाएगी अमोनिएटेड ब्राइन। अब इसी अमोनिएटेड ब्राइन को आपने ले जाना है कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। कार्बोनेटिंग टावर में स्टूडेंट क्या होगा कि इसी अमोनिएटेड ब्राइन यानी इन्हीं तीनों चीज़ों में हमने ऐड करनी होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करेंगे तो कार्बोनेटिंग टावर के अंदर चार चीज़ें हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। NaCl भी है, वाटर भी है, इसके अंदर अमोनिया भी है, और चौथी चीज़ कौन आ गई, CO2। तो स्टूडेंट देखें रिएक्शन आपके पास लिखे हुए हैं। पहले जो तीन केमिकल हैं जिसमें CO2 है वो रिएक्ट करेगा अमोनिया और वाटर के साथ, और ये बना देगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट जब बन जाएगा तो वो जो चौथी चीज थी जो कि NaCl है उसके साथ अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर और अमोनियम क्लोराइड के अंदर। तो होपफुली स्टूडेंट आपके पास ये जो आपको मैंने बताया ये समझ आ गया होगा। इसमें फाइनल प्रोडक्ट दो हैं आपके पास, याद रखिए। एक आपको मिल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जो CO2 आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वो आखिर कहाँ से आ रही है। तो स्टूडेंट उसके लिए अलग से लाइम लेते हैं, यानी जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, जिसको हम लाइमस्टोन भी बुलाते हैं। लाइमस्टोन को करते हैं हीट। इसके लिए आपको लाइम किल्न की जरूरत पड़ती है, उसमें ये हीट होता है और ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको आप कार्बोनेटिंग टावर के अंदर एंटर करते हैं। अब स्टूडेंट मूव करते हैं। जब आपके पास दो प्रोडक्ट बन गए जिसमें सोडियम कार्बोनेट भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है, याद रखें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपके पास सॉलिड स्टेट में है और अमोनियम क्लोराइड लिक्विड स्टेट में। तो फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करने से क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, लिक्विड पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, तो आपको सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन देखें स्टूडेंट, जो सॉलिड पार्टिकल हैं, जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है वो आपका ऊपर आ जाएगा। उसको मजीद हम क्या करेंगे, उसकी कैल्सिनेशन करेंगे, उसको हीट करेंगे, क्योंकि हमने सोडियम कार्बोनेट बनाना था जिसका फॉर्मूला है Na2CO3। तो हीट करने के बाद देखें हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया Na2CO3। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, हमें प्रोडक्ट तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन देखें इसमें एक और चीज बन रही थी, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट एक तो चीज ये बन रही है कि यहाँ पे कैल्सिनेशन के बाद आपके पास CO2 और वाटर वेपर्स भी बन रहे हैं, उसको दोबारा हम उसी लाइन में ले जाएंगे जहां से CO2 कार्बोनेटेड टावर के अंदर एंटर हो रही थी। फिर स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट आपके पास बच गया था अमोनियम क्लोराइड, जो कि इस लाइन से जा रहा है, उसको हम लेके जाते हैं अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया रिकवरी के अंदर। अब अमोनिया रिकवरी में क्या होता है स्टूडेंट कि इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे और बनाएंगे अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके पास देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आएगा। आइए फिर अब देखिए दोबारा मैं आपको लेके जाऊंगा जहां पे हमने लाइमस्टोन को कन्वर्ट किया था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो लाइम किल में ऐसा किया था, वहां से स्टूडेंट CO2 जो बनी थी वो तो हमने प्रोसेस में यूज कर ली, लेकिन देखें एक और चीज थी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को फिर हम वाटर के साथ मिलाते हैं और ये मिलाते हैं लाइम स्लेकर में। लाइम स्लेकर का मतलब कि ये स्लेट लाइम बना देगा। स्लेट लाइम का फार्मूला होता है CaOH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यही इस लाइन से हम ले जाते हैं किसके अंदर, अमोनिया रिकवरी के अंदर, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं अब तक आपके जहन में आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देखिए स्टूडेंट हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इससे हमें अमोनिया मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। ये जो अमोनिया मिल रहा है इसको हम दोबारा ले जाएंगे अमोनिया के अंदर, जो आपका अमोनिया आ रहा था जो कि स्टार्ट में यूज हो रहा था। आपको याद आ रहा है कि अमोनिकल ब्राइन जो हमने स्टार्ट में बनाया है वो अमोनिया एक्चुअली यहां से बन रही है। तो इस अमोनिया को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको दोबारा हम वापस ले जाएंगे। तो एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि इसमें जो चीजें बन रही हैं वो प्रोसेस में दोबारा यूटिलाइज हो रही हैं। तो इस वजह से सॉल्वेज प्रोसेस बहुत ही चीप प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है अमोनिया सोडियम कार्बोनेट को बनाने का। स्टूडेंट याद रखें यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एक बाई प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे अमोनिया रिकवरी में बन गया था। सो होपफुली आपको ये सॉल्वेज प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं जो कि बहुत ही चीप वे से बन जाता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। यूरिया में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजर एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हम सॉइल में एंटर करते हैं जिससे प्लांट की एसेंशियल लाइफ होती है जो प्लांट्स के लिए जरूरी है। नॉर्मली स्टूडेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत है, नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटाशियम। सो इसके बारे में आपको पता भी है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं तीनों एलिमेंट जो कि हमें फर्टिलाइजर से हासिल होते हैं। अब यूरिया की बात करें तो यूरिया भी एक फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज है, यानी 46%, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। अब ये बनता कैसे है, आइए इसकी प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यूरिया की प्रोडक्शन के लिए हमें अमोनिया चाहिए। अमोनिया को हम मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन चैम्बर में, तो हमारे पास एक रिएक्शन होने वाला है। रिएक्शन क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यानी अमोनिया, इसका फॉर्मूला है NH3, ये रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया यूज होंगे और स्टूडेंट ये बन जाएगा अमोनियम कार्बामेट NH2C डबल बॉन्ड ONH4। तो ये जो फॉर्मूला है ये है अमोनियम कार्बामेट, इसे कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। ये बना रिएक्शन चैम्बर के अंदर। अब उसके बाद स्टूडेंट अमोनियम कार्बामेट की हम करते हैं डिस्टिलेशन और वो स्टीम के साथ होती है। स्टीम इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से जो अनरिएक्टेड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे उसको हम वापस रिएक्शन चैम्बर में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि डिस्टिलेशन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका यूरिया बनता है। इसका मैं रिएक्शन आपको लिख देता हूँ, यानी जो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बना था NH2COONH4, इसकी जब डिस्टिलेशन होगी ये बन जाएगा यूरिया के अंदर। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो रहे हैं। अब ये जो यूरिया बना है ये यूरिया का फॉर्मूला है, तो यूरिया को हम ले जाएंगे इवेपोरेटर के अंदर, क्योंकि यूरिया यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है। इवेपोरेटर में क्या होता है स्टूडेंट कि आपने यहाँ पे इसको सॉलिडिफाइड करना होता है, यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हॉट एयर हम यहाँ से पास करवाएंगे। स्टूडेंट होता यह है कि इसमें इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक बकेट होती है, बकेट में छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो बकेट ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है। ऊपर से आता है यूरिया जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उस बकेट में जो छोटे छोटे होल्स हैं उसमें से यूरिया लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है और नीचे से आती है हॉट एयर। सो हॉट एयर की हम डेंसिटी इस तरह से रखते हैं कि वो पार्टिकल की डेंसिटी स्टिल ज्यादा हो ताकि वो नीचे गिर जाए और हॉट एयर ऊपर से निकल जाती है। तो ऊपर से जब ये पार्टिकल उस छोटे होल में से निकलेंगे तो ये दाने बनते जाएंगे, सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। वहां से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं यूरिया, फिर हम उसको पैकेजिंग के लिए स्टोर कर लेते हैं। फाइनली हम इसकी ग्रैनुलेटर में ये काम कर रहे होते हैं, यानी ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं जिसको हम दाने कहते हैं, छोटे छोटे दाने, इनको हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं और हम इसको स्टोरेज के लिए ले जाते हैं। सो होपफुली आपको ये प्रोसेस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइनली स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम का जो लैटिन वर्ड है पेट्रा, उसको हम कहते हैं रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल, इसको हम रॉक ऑयल भी कहते हैं और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो ये आप जानते हैं जो ज़ेरे ज़मीन जो ऑयल होता है उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, पेट्रोलियम भी इसी को कहते हैं। तो स्टूडेंट क्रूड ऑयल की हमें इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को अलग करना होता है। ऐसे प्रोसेस को हम फ्रैक्शनेशन कहते हैं या डिस्टिलेशन कहते हैं। सो इसकी अब हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे तो उससे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू यूज प्रोडक्ट, इसको हम रिफाइनिंग भी कहते हैं, या स्टूडेंट डिस्टिलेशन कॉलम में हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्टिलेशन कॉलम आपकी जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें क्या होता है कि 400 डिग्री सी पे सबसे पहले आपको क्रूड ऑयल को करना होता है हीट। जब आप क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सी पे हीट करेंगे तो आपको फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर, जिसको हम डिस्टिलेशन कॉलम भी कहते हैं, उसमें आप इसको ले जाते हैं। इस डिस्टिलेशन कॉलम में ये होता है कि वो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे कम, वो चला जाता है टॉप पर। टॉप पर जाके ऊपर से आ रहा होता है एक रिफ्लक्स यानी लिक्विड, उसके साथ वो टकराता है तो अपनी एनर्जी लूज करके वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो टॉप से निकलता है पेट्रोलियम गैस, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है आपके पास पेट्रोल का, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो आता है वो नेफ्था आता है, नेफ्था के बाद आपके पास पैराफिन आता है। तो जैसे जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में उस तरीके से सेपरेट होता जाएगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल भी है। फिर डीजल भी यहाँ से सेपरेट होता है, फिर फ्यूल ऑयल सेपरेट होता है और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सेपरेट होता है। याद रखिए स्टूडेंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो बिल्कुल बिलो सेपरेट होगा। और लास्ट में जो चीज सेपरेट होती है उसको हम बिटुमेन कहते हैं, इसको एस्फॉल्ट भी कहते हैं, जो कि रोड्स बनाने में यूज होता है। तो देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक क्रूड ऑयल के अंदर रखे हुए हैं। सो एक क्रूड ऑयल की हमने डिस्टिलेशन की, उससे आपको पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, फ्यूल ऑयल भी मिल रहा है, और एंड पे जो चीज बच रही है
वो भी इनफैक्ट देखें सड़कों में इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम लुक भी कहते हैं, जिसको हम बिचुमन भी कहते हैं, वो भी सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। सो ऐसा सारा होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर। सो होपफुली आपको ये प्रोसेस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपने 10th ग्रेड को एंड करते हैं। होपफुली आपको 10th ग्रेड की सारे चैप्टर्स की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।